बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस एडिटिंग लेक्चर नंबर 29। आज का जो लेक्चर है, जो न्यू चैप्टर है अदर एश्योरेंस सर्विसेज, इसके बारे में डिस्कस करना है। और जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन देखें, हमारे पास है appreciate the framework on assurance engagements other than those relating to general purpose financial report audit। सबसे पहले हमने बात की हुई है कि हमारे पास जो जनरल पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑडिट का, ठीक है। अब जो हमारा इसमें जो अश्योरेंस एंगेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो फ्रेमवर्क है अश्योरेंस एंगेजमेंट का वो क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिट के जो पर्पस है, जनरल पर्पस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो सेकंड वन है हमारे पास, डिस्कस एश्योरेंस एंगेजमेंट फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर देन दोज रिलेटिंग टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑडिट। उसके बाद जो हमारे पास हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जिसके बारे में हमने बात की है, मतलब जो हम पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रीवियस जो उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर कंपनी है वो प्रॉफिट में थी, इसके प्रीवियस जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से हमें जो रिज़ल्ट देखा है कि वो प्रॉफिट में वो कंपनी चल रही थी या फिर लॉस में, तो उससे फिर हम रिलेट करते हैं उसकी जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑडिट से। इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, आपस में फिर रिलेट करेंगे। जो थर्ड वन है हमारे पास यहाँ पे, डिस्कस द फीचर्स एंड एक्सटेंट ऑफ अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। जो एश्योरेंस एंगेजमेंट के फीचर हैं या इसके अलावा उसके जो फीचर्स या एक्सटेंट वगैरह हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो ये तो लेक्चर के जो इस चैप्टर के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास ये दो हैं वो हम जो कमिंग हमारे लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे और उसमें फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन हम बात करते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। देखिए, द framework for assurance engagement issued by the Australian Accounting Standard Board state that assurance engagement is। सबसे पहले हमारे पास assurance engagement क्या होते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करना है, उसको पर्टिकुलरली हमने डिफाइन करना है। उसके बाद फिर उसकी जो रिलेटेड हमारे पास कंपैरिजन करनी है उसके बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट वन देखें, an engagement in which an assurance practitioner expresses a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against criteria। सबसे पहले हम जब एश्योरेंस की बात करते हैं उसके जो प्रैक्टिशनर की बात करते हैं जो कि कंक्लूजन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, किस चीज़ की कंक्लूजन, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसकी, और उससे रिलेटेड जो यूज़र होते हैं उसके जो यूज़र होते हैं, कुछ इंटरनल यूज़र होते हैं और कुछ एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने जो बात करनी है वो है रिस्पॉन्सिबल पार्टी की। जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, ठीक है, उसके अलावा जो भी इंटेंडेंट यूज़र होते हैं, ठीक है, उसको उसके आउटकम और एवेल्यूएशन के बारे में या मेजरमेंट के बारे में, ठीक है, क्राइटेरिया बनाते हैं, उसके अगेंस्ट क्राइटेरिया बनाते हैं। अच्छा, वो जो क्राइटेरिया किस बेस पे बनता है, देखें, अब देखें, लाजमी बात है जब किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वो हिस्ट्री हम देखते हैं, किसी भी लेट्स सपोज एक अगर कंपनी की एग्जांपल ले लें, ठीक है, अगर उसके प्रीवियस आउटकम देखें हम, आउटकम का मतलब है मतलब उसकी जो एवेल्यूएशन की गई या मेजरमेंट, उसे कंपनी का क्या देखा जाता है जब एवेल्यूएशन की जाती है, सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उस कंपनी के वेल्थ देखते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो अपने उसके जो शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, उस अपने शेयर होल्डर के साथ कितना डिविडेंड पे करते हैं, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें देखते हैं कि जिससे रिलेटेड जो भी जो इन्वेस्टर होता है वो डिसीजन लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों करने के बाद, ठीक है, वो उस सब्जेक्ट मैटर जो होता है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो यहाँ पे एश्योरेंस की बात होती है, वहाँ पे क्या देखते हैं, उसके एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। उस स्टैंडर्ड के अंदर, जैसे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है, उन्होंने ऐसा स्टैंडर्ड बनाया है, ऐसी मेजरमेंट की है, ठीक है, कि जिसके अगेंस्ट उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, ठीक है, कि वो फिर पर्टिकुलर उसको जो है
वो जो इन्वेस्टर होते हैं वो उसमें या जो आउटसाइडर्स होते हैं, यहाँ पे हम आउटसाइडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस एवल्यूएशन के बेस पे क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो नेक्स्ट एंगेजमेंट की हम बात करते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के, एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो 5 किस्म के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन है 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस गैदरिंग एंड रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। अच्छा, ये जो एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये 5 चीज़ें जो इंक्लूड करती है। फर्स्ट वन है 3 पार्टी रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें पार्टी रिलेशनशिप को देखा था, तो ये जो 1 बाय 1 हम आगे डिस्कस भी करेंगे इन 5 को। तो 3 पार्टी रिलेशनशिप सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। जो सेकंड वन है सब्जेक्ट मैटर के, वो जो उनका मैटर है मेन, जिसके बेस पे उन्होंने इस इशू को जो है जो राइज किया है, और उसके बेस पे ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद जो है सूटेबल क्राइटेरिया बनाते हैं, उससे रिलेटेड क्या करते हैं, वो सूटेबल क्राइटेरिया बनाते हैं। सूटेबल क्राइटेरिया के बाद एविडेंस गैदरिंग एंड रिटन इंश्योरेंस रिपोर्ट, उसके जो सूटेबल वो क्राइटेरिया बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एविडेंस को गैदर करते हैं, मतलब जितनी भी उससे रिलेटेड एविडेंस होते हैं उसको वो क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर उसके बेस पे एश्योरेंस रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इससे मतलब कितने जो है एडवांटेज लिए गए हैं या ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है इनको 1 बाय 1 आगे डिटेल से डिस्कस भी करना है। एश्योरेंस एंगेजमेंट है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल पार्टी आती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी में हमने बात की है कि ये वो पार्टी होती है, ठीक है, कि ये जो है एवल्यूएशन या मेजरमेंट करते हैं, और उसके बेस पे जो अगेंस्ट क्राइटेरिया बनता है फिर उसको देखते हैं। अब उसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले जो है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर आ जाता है, फिर इंटेंड यूज़र, जो इंटेंडेड यूज़र होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पे एश्योरेंस प्रोवाइडर, ये जो क्या सब्जेक्ट मैटर उसके बेस पे मतलब क्या करते हैं, एविडेंस जो इकट्ठा किया होता है, मतलब सूटेबल क्राइटेरिया के बाद एविडेंस जो इकट्ठा होता है, ठीक है, वो देते हैं रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट जो है लास्ट में आ जाती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है जो सूटेबल क्राइटेरिया बनाते हैं, उसके बाद जो पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जितने भी उसके यूज़र्स होते हैं उनको वो देते हैं, इंटेंडेड यूज़र्स को। अब जो देखें एश्योरेंस एंगेजमेंट्स की बात करें, अब अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ एथिक फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स फॉर्मुलेट्स द फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल फॉर अकाउंटेंट्स, दीज आर। सबसे पहले जैसे कि ये जो हमारे पास जो प्रिंसिपल हैं, ये हम इस लेक्चर के स्टार्ट में भी जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल कौन से फॉर अकाउंटेंट, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बजाय जो है इसको हम देखते हैं, सबसे पहले जो अकाउंटेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसको वो फॉलो करता है। सबसे पहले जितनी भी वो ट्रांजैक्शन करेगा या जितनी भी रिपोर्टिंग करेगा वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। अकाउंटेंट या उससे जो ऊपर जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जिनको वो प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसमें उनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी जो है, उसके जितने जो भी वो रिकॉर्ड करता है, ठीक है, उसके पास एविडेंस होना लाजमी होता है। थर्ड वन है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब जो भी अकाउंटेंट होता है, ठीक है, उसके पास प्रोफेशनली वो क्या होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड। उसके अलावा जो टेक्निकल स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, जो अकाउंटेंट से उसको भी उसके प्रिंसिपल में आ जाता है कि उसको वो फॉलो करें। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है इसमें है कैटेगरीज ऑफ एश्योरेंस। इसकी जो है डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं, ठीक है। जो पहले 4 कैटेगरीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बाकी जो कैटेगरी है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है असर्शन बेस्ड एंगेजमेंट। इससे क्या होता है, द एश्योरेंस प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स एन ओपिनियन ऑन एन असर्शन मेड अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे सिंपली ये होता है वो एक ओपिनियन देते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट मैटर के हवाले से जो उनके पास क्या होते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, वो अपना ओपिनियन देते हैं
ठीक है, अपना ओपिनियन देते हैं, उसके बाद जो है उसके बेस पे फिर क्राइटेरिया बनता है। जो नेक्स्ट वन है हमारे पास डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स। द एश्योरेंस प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन सब्जेक्ट मैटर इटसेल्फ एब्सेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, डायरेक्ट रिपोर्टिंग का यह मतलब यहाँ है कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट मैटर के जो ओपिनियन होता है, ठीक है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जो उसके पास उस सब्जेक्ट के हवाले से ना हो, ठीक है, तो वो अपने ओपिनियन को मतलब एक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्ट करके उसके ऊपर वो फिर क्या करते हैं, अपने ओपिनियन डाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है कैटेगरीज ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में, जो हमारे पास से है रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। इट एम एट रिड्यूसिंग रिस्क टू इन एक्सेप्टेबिलिटी लो लेवल इज अ बेसिस फॉर अ पॉजिटिव कंक्लूजन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो रिस्क होता है, ठीक है, रिस्क को रिड्यूस करना होता है। अब रिस्क को जो है रिड्यूस करने के डिफरेंट मेथड हैं कि कैसे जो है जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब फर्स्ट वन ये है कि कुछ रिस्क के जो है डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं कि जिनको रिड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल उसको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी रिस्क होता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो रिस्क को रिड्यूस करने के बजाय, ठीक है, अनसर्टेनिटी हो, वो रिस्क वो जो है वो इंक्रीज हो जाए। अब टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल इज़ अ बेसिस फॉर पॉजिटिव कंक्लूजन, मतलब वो अपने रिस्क को रिड्यूस कैसे क्यों करते हैं, ठीक है, कि वो उनका जो कंक्लूजन हो वो पॉजिटिव आ जाए, मतलब रीजनेबल एश्योरेंस हो। इट्स मीन अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, मतलब कि उनकी पॉजिटिविटी से ये शो होता है, ठीक है, कि उनका जो लेवल ऑफ एश्योरेंस है वो हाई है, ठीक है, लेकिन वो अपने लेवल ऑफ एश्योरेंस को लो करना नहीं चाहते एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी एश्योरेंस जो होती हैं उनके अगेंस्ट। अब जो है लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स जो है एट रिड्यूसिंग रिस्क टू लेवल दिस इट एक्सेप्टेबल इन द सर्कमस्टेंसेस बट वेयर द रिस्क इज ग्रेटर देन फॉर अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट इज द बेसिस फॉर अ नेगेटिव कंक्लूजन। अब जैसे कि हमने रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट की बात की है, अब यहाँ पे लिमिटेड की बात की गई है। लिमिटेड का मतलब ये है कि जिस हद तक जो है रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं कि वो रिस्क इतना रिड्यूस हो जाए, ठीक है, कि ये जो एश्योरेंस है ये एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, और उसके अलावा जो जितने भी उसके सर्कमस्टांस होते हैं। अब अगर हम रिस्क की बात करें बट वेयर दैट रिस्क इज़ ग्रेटर देन फॉर अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, अगर वो रिस्क जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उससे नेगेटिव कंक्लूजन हो जाती है। नेगेटिव कंक्लूजन और पॉजिटिव कंक्लूजन, अब दो देखें, जाहिरी बात है जिसकी पॉजिटिव कंक्लूजन हो, ठीक है, मतलब उनका जो एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस है वो हाई होता है, ठीक है, और जो अगर इसके अगेंस्ट हम नेगेटिव कंक्लूजन की बात करें, ठीक है, तो नेगेटिव कंक्लूजन में क्या होता है, रिस्क जो है वो ग्रेटर देन होता है अपने किससे, रिस्क बहुत हाई होता है। जब रिस्क से हाई हो तो उसके अगेंस्ट जो है वो क्या होगा, उनका पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होगा, ठीक है, और उसकी जो है अनसर्टेनिटी होगी। जब अनसर्टेनिटी होगी तो उस पर्टिकुलर जो कंपनी होगा जिसके रिलेटेड एश्योरेंस रिपोर्ट बनाई जाएगी, फिर वो उसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। उस नेगेटिव पॉइंट को जो है ख़त्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये मस्ट होता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी जो है उस रिस्क को रिड्यूस करे। अब जैसे कि हम अगर रिस्क की बात करें कि रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, अब देखिए इसके जो है डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कि रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जाए। अब अगर पर्टिकुलर कंपनी की जो है वो देखिए, लेट सपोज कि फ्यूचर में जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि उसकी जो है मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज़ होंगे। डिक्रीज़ किस वजह से होंगे, क्योंकि कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है वो लोन पे नहीं कर सकते। जब लोन पे नहीं कर सकते, जो उन्होंने टाइम दिया हुआ है अपने क्रेडिटर्स को जिनको उन्होंने पैसे देने हैं, जब वो टाइम आ जाता है,
ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है इनको पेमेंट करनी पड़ जाती है, क्योंकि उनके पास जो है एग्रीमेंट होता है और वो कंट्रैक्ट होता है दोनों तरफ से। अगर वो पे नहीं कर सकते तो क्या होता है कि उसके अगेंस्ट जो उन्होंने सिक्योरिटी रखी होती है, वो जो उसके अगेंस्ट जो क्रेडिटर होते हैं उसको वो ले सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू है वो रिड्यूस हो सकती है।